मैं तलाल की तलाश में सरगर्दा था। आखिर तलाल का खोज कब्रिस्तान में मिला। एक हरकारी ने आकर बताया कि तलाल के हुलिये से मिलता जुलता एक लड़का कब्रिस्तान में मौजूद है और एक कब्र से लिपटा रो रहा है। मैं 2 मुहावजों और उस हरकारे के साथ कब्रिस्तान में पहुंचा। मैंने तलाल को दूर ही से पहचान लिया। वह सुल्ताना की कब्र पर मौजूद था। उसने अपना सर घुटनों में दिया हुआ था और हिचकियों से रो रहा था। बाकी लोग फासले ही पर खड़े रहे। मैं आगे गया और तलाल के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपना तितर बितर चेहरा उठाकर मुझे देखा और फिर मुझसे लिपट गया। वो बुलंद आवाज से रोने लगा। वो बस एक ही फिक्रा कहे जा रहा था, खालू जान वो चली गई। उसने मेरी आंखें भी एक बार फिर नम कर दी। हम काफी देर तक उसकी कब्र पर मौजूद रहे और उसे अपने आंसू का खराज अकीदत पेश करते रहे। राजभवन में वापस आकर मैंने तलाल को छोटे सरकार और मुराद शाह साहब के सामने पेश किया। मैंने कहा, जनाब, जरगां की जंग में तलाल का किरदार बड़ा अहम रहा है। छोटे सरकार ने तलाल को सरतापा देखा, फिर उसे अपने करीब बुलाया और कंधा थपका। मुराद शाह साहब बोले, हमने सुना था कि जब कासमिया चौक में अनवर खान और कुछ दूसरे कैदियों को सूली चढ़ाया जा रहा था तो चंद राजपूत लड़कों ने हजूम से निकलकर अचानक हल्ला बोल दिया था। क्या ये उनमें शामिल था? मैंने कहा, जनाब, ये न सिर्फ उनमें शामिल था बल्कि उनका लीडर भी था। ये इनमें सबसे आगे था और मैं समझता हूँ जनाब कि इस सारी लड़ाई का नक्शा बदलने में वो वाकया सबसे अहम था। जो वही मोड़ था जहां से लोगों में हलचल पैदा हुई और उन्होंने गार्ड्स पर हमला करने का हौसला किया। छोटे सरकार ने तलाल को बेहद तहसीन अमेज नजरों से देखा, दोबारा शाबाश दी और इस बार शाबाश के साथ ही अपने गले से मोतियों का एक हार निकाला और तलाल को दिया। बहुत झिझकते हुए उसने ये हार ले लिया। तलाल को अगली नशिस्तों पर जगह दी गई। मुराद शाह साहब ने इसी वक्त तलाल के जिंदा रह जाने वाले और जान देने वाले साथियों के लिए मुख्तलिफ इनामात और मराहत का ऐलान किया। हमारा मकामी दोस्त भरत कुमार जख्मी हुआ था और सैकड़ों दूसरे जख्मियों की तरह इसका इलाज भी राजभवन के साथ वाकई शिफाखाने में हो रहा था। मैं और इमरान भरत को देखने पहुंचे। वो इसी धारीदार स्वेटर में था जिसमें उसे गोली लगी थी और वो चौकोर बुर्जी की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा था। गोली उसके पेट में लगी थी, उसे निकाल दिया गया था। उसकी हालत अभी मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर नहीं थी। गंदमी रंगत वाली खुश शक्ल चंपी भी साए की तरह उसके साथ थी। वो अपने हाथों से होली होली उसके बाजुओं को दबा रही थी और साथ ही उन पांवों पर अपने आंसू भी गिरा रही थी। माला भी वहीं मौजूद थी, तीमारदारी में उसका साथ दे रही थी। दर हकीकत ये दोनों लड़कियां ही थीं जो भरत को मौत के मुंह से खींच कर लाई थी। मैंने चंपी के सर पर हाथ फेरा और उसे दिलासा दिया, घबराओ नहीं चंपी, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मोहब्बत ने इसे बचाया है और तुम्हारी मोहब्बत ही इसे जिंदा भी रखेगी। चंपी के आंसू और तेजी से गिरने लगे। वो यूं सुकड़ी सिमटी बैठी थी जैसे बहुत बड़ी मुजरिम हो और जहां जो कुछ भी हुआ है बस उसी की बदकिस्मती का नतीजा है। हम बड़े डॉक्टर से मिले और उसे भरत कुमार के इलाज और निगहदाश्त के सिलसिले में खसूसी हदायत थी। जब हम वापस जाने वाले थे अचानक चौंक गए। हमने भरत के वालिद को देखा। वो सफेद बुराक धोती कुर्ते में मलबूस था, अपने फरबा जिस्म के साथ डगमगाता और मुसलसल खांसता हुआ भरत की तरफ आ रहा था। चंपी ने उसे नहीं देखा क्योंकि वो उसके अक्कम में था। खांसी की आवाज सुनकर चंपी पलटी और एकदम खड़ी होगी। उसका रंग जर्द हो गया था। भरत के वालिद ने देख लिया था कि चंपी भरत के पांव दबा रही थी। वो तड़कर बोला, तू यहाँ क्या करत है? तूने छोटी माली को हाथ क्यों लगाए? तुझे दया नहीं आई? क्या काम था यहाँ तेरा? क्या काम था? उसने हाथ में पकड़ी छड़ी से चंपी को टहोके दिए। माला झपट कर आगे बढ़ी। उसने भरत के पिता को रोका और कहा, चाचा जी, ये लड़की आपके बेटे को हाथ न लगाती तो ये इस वक्त जिंदा भी ना होता। यही है जो इसे बरसी गोलियों से निकाल कर लाई है। क्या मतलब है तुम्हारा? इमरान ने कहा, मतलब तुम्हें भी बताता हूँ। यहाँ शोर शराबा करोगे तो अस्पताल वाले चपत मार मार कर तुम्हारा गंजा सर लाल कर देंगे। भरत का पिता हक्का पक्का रह गया। उसे ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। मेरी तरह इमरान ने भी चंपी के सिर पर हाथ रखा और उसे कहा कि वो भरत के पास बैठकर इसकी तीमारदारी जारी रखे। मुसल्ला गार्ड्स भरत के परेशान हाल पिता को लेकर बाहर आ गए। मैंने इंचार्ज गार्ड्स को समझाया कि भरत के इस खर दिमाग बाप को सारी बात बताए और इसे वार्निंग दे कि अगर इसने चंपी या उसकी वालदा की तरफ मैली आंख से भी देखा तो इसका खाना खराब हो जाएगा। एक गार्ड ने भरत के वालिद को बता दिया था कि इससे मुखातिब होने वाले कौन हैं। मेरा और इमरान का तारुफ भरत के वालिद को हक्का बक्का करने और लर्जा देने के लिए काफी था। जरगां की लड़ाई का एक अहम किरदार हमारा साबका साथी अब्दुल रहीम भी इसी अस्पताल में जेर इलाज था। इमरान ने उसके सर पर राइफल के दस्ते से एक तबाहकुन जरब लगाई थी जिसकी वजह से वो 4-5 घंटे बेहोश रहा था। अब वो होश में आ चुका था। उसकी मरहम पट्टी भी हो चुकी थी। अस्पताल ही के एक कमरे में उससे पूछताछ जारी थी। हमें यकीन था कि उसके 2-4 मजीद साथी भी इस मुखबरी वाले कार्य खैर में उसके साथ शरीक होंगे। ताहम अभी तक अब्दुल रहीम ने इस बारे में कुछ बताया नहीं था। वो काफी ढीठ साबित हो रहा था। हम अब्दुल रहीम के कमरे में पहुंचे। उसे हथकड़ी लगाई गई थी। जंजीर का सिरा बेड के साथ मुंसलिक था
अब्दुल का चेहरा सूजा हुआ था और शक्ल डरावनी हो गई थी। अब्दुल से पूछगछ की सारी जिम्मेदारी हसनात अहमद पर थी। वही पिछले 12 घंटे से उसके साथ सर कपा रहा था। अब बोझे तो अब्दुल का सर झुक गया। वो हमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। हसनात अहमद मुझे और इमरान को एक तरफ ले गया। उसने राजदारी से कहा, बड़ा सख्त जान है जी, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी इसने, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है, वरना इसकी वजह से हमें मजीद नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल आप बड़े अच्छे समय पर आए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसे टीका लगवाया है, इस पर असर होना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इसकी जुबान का ताला खुल जाएगा। मैं चौंक गया। टीके से हसनात की मुराद वही दर्द वाला टीका था। दूसरे कमरे में अब्दुल के कराने की आवाजें आने लगी थी। ये आवाजें बतदरीज बुलंद हो रही थी। आज हम पहली बार इस सब्ज रंग के मोहलक इंजेक्शन के असरात मुलाहिजा कर रहे थे, जो जरगा में दहशत की अलामत था। इस मोहलक इंजेक्शन की डबल डोज का मतलब एक दर्दनाक मौत के सिवा और कुछ नहीं होता था। हमें 3 खूबरू लड़कियों की वो अकड़ी हुई लाशें नजर आईं जो हमने एक दिन पहले राजभवन के इशरत कदे में देखी थी, और अब यह सिंगल डोज वाला इंजेक्शन अब्दुल को अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। हसनात और मैंने इस कमरे की खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दिए थे ताकि अब्दुल की आहो बका बाहर न जा सके। अब्दुल के चेहरे पर धीरे धीरे अजियत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। फिर वो तड़पने लगा, मैं मर गया, मुझे बचाओ, मैं मर गया। वो बार बार यही इल्फाज अदा कर रहा था। वो कभी अपने पेट पर हाथ रखता, कभी सीने पर। उसे जैसे समझ नहीं आ रहा था कि तकलीफ कहाँ हो रही है। फिर वो अपने हाथ की जंजीर को दीवानावार झटके देने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लाहासिल कोशिश थी। 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसकी कैफियत ये हो गई कि वो बेड पर से एक एक बालिश्त उछल रहेगा। वो कुंद छुरी से ज़िबा होने वाले जानवर की तरह चिल्ला रहा था। उसकी हालत नाकाबिले बयान थी। फिर वो चिल्लाते चिल्लाते बिस्तर पर तड़पने लगा। तड़प तड़प कर उसने अपने पांव जख्मी कर लिए। जब तकलीफ इंतहा को पहुंच जाती है तो इंसान का दिमाग काम करना छोड़ जाता है, बिल्कुल जैसे सर्किट ब्रेकर की वजह से मशीन बंद हो जाती है। लेकिन सर्जन स्टील के बनाए हुए इस इंजेक्शन की एक खासूसियत यह भी थी कि यह बंदे को हत्तुल इम्कान हद तक होश में भी रखता था। यहां भी यही कुछ हो रहा था। खुदा के लिए, खुदा के लिए, अब्दुल हौलनाक आवाज में पुकारा। हसनात अहमद के इशारे पर एक कंपाउंडर ने 3 ml का एक इंजेक्शन भरा। हसनात ने अब्दुल से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें दर्द का इंजेक्शन लगाया गया है। इस दूसरे इंजेक्शन से पहले इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन पहले हमारे सवालों के जवाब देना होगा। मैं बताता हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए। उसका ज़ेरी लिबास गीला हो चुका था, जिस्म की बोटी बोटी पड़क रही थी। हसनात अहमद ने जो कुछ पूछा अब्दुल बताता चला गया। साथ साथ वो रहम की भीख भी मांगता जा रहा था। उसकी आवाज कर्ब की शिद्दत से फट रही थी और उसके अल्फाज समझने में दुश्वारी हो रही थी। हसनात के इशारे पर फरबा अंदाम कंपाउंडर ने मखसूस किस्म की पेन किलर दवा अब्दुल के मसल में इंजेक्ट की। इस काम के लिए 3 अफराद को बड़ी मुश्किल से अब्दुल को दबोचना पड़ा। 1-2 मिनट बाद अब्दुल की गैर मामूली अजियत कम होना शुरू हो गई। तहम वो हसनात के सवालों के जवाब रवानी से दे रहा था। मैं और इमरान अस्पताल के इमारत से बाहर निकल आए। इमरान ने कहा, काश मेरे पास कैमरा होता, मैं अब्दुल के तड़पने फड़कने की फिल्म बना सकता। कितना मजा आता अगर यहाँ पांडियल स्टेट में भी 15-20 चैनल काम कर रहे होते। अब्दुल की फिल्म बनने के फौरन बाद मैं अपने फसाद चैनल पर पट्टी चलाना शुरू कर देता। नाजरीन, हमें मजलूम अब्दुल पर बदतरीन तशद्दुद की फुटेज मौसूल हो गई हैं, जल्दी आप देख सकेंगे। इसके बाद 1.5-2 घंटे तक तो नाजरीन को यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि कहीं जाइएगा मत। 1.5-2 घंटे में कम अज कम 1500 इश्तिहारात दिखाने के बाद हम ये फुटेज चलाते और साथ में बताते कि 18 बच्चों के बाप अब्दुल ने चूंकि मुबैना तौर पर आला अफसरों को रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए इस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। हम फुटेज पर सुर्ख दायरे लगा लगा कर बताते कि ये अब्दुल को टीका लगाया जा रहा है। ये तकलीफ और खौफ की वजह से इसका पाजामा गीला होता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मजीद गीला हो गया है। और ये देखिए, इस तीसरे सुर्ख दायरे के अंदर ये बंदा मुस्कुरा रहा है। उसने रिश्वत तलब की थी। रात के टॉक शो में हम 4 दानिश्वरों से इस फुटेज पर तबसरा कराते और वह बड़ी आसानी से दर्द के इस इंजेक्शन के डांडे अमेरिका के अंदरूनी बेचैनी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़ देते। अब्दुल किसी बड़े ईरानी साइंसदान का असिस्टेंट करार पाता, लेकिन 2 रोज बाद ये सब कुछ गलत साबित हो जाता। मैंने कहा, तो फिर क्या होता? ये एक और ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। अब्दुल मजलूम के बजाय जालिम निकला। इससे किसी ने रिश्वत तलब नहीं की थी। इसकी बेवफाई और गद्दारी के ठोस सबूत मंजरेआम पर आ गए, वगैरह वगैरह। चलो, तुम्हारा ये चैनल खेलने वाला शौक भी जल्द पूरा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब भांडियल स्टेट में हमारी वापसी का वक्त करीब आ गया है। हाय, इमरान ने सीने पर हाथ रखा। क्या तीर मारा है तुमने दिल पर, एकदम रीमा जी की याद आ गई। वो लाहौर की सड़कें, वो सर्दियों की सुनहरी धूप, वो नहर का किनारा, वो मजे मजे के रेस्टोरेंट। फिर वो एकदम चुप हो गया। मुझे भी खामोशी ने घेर लिया। सामने ही जरगाह का कब्रिस्तान नजर आ गया था। वो कब्रिस्तान जहां सुल्ताना दफन थी, अपनी तमाम तर सादगी, दलेरी और मोहब्बत के साथ। मुझे पता था कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा मुझे जगह बहुत याद आएगी। शीशम,
पेड़ों के नीचे वो कच्ची कब्र जिसमें मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की सो रही थी। करीबन 3 बरस तक वो शब रोज साए की तरह मेरे साथ रही थी। उसकी कुर्बानियों ने मुझे जिंदा रखा और उसकी बेलोस मोहब्बतों ने मेरे दिलो दिमाग में अनमिट रास्ते बनाए। लेकिन अब मुझे हमेशा के लिए इसे यहाँ छोड़कर जाना था। खुशाइंद बात बस एक ही थी, इसकी एक निशानी मेरे पास मौजूद थी। अचानक मुझे और इमरान को चौंकना पड़ा। अस्पताल की तरफ से 2 घुड़सवार घोड़ा भगाते चले आ रहे थे। मैंने गौर से देखा, उनके अकम में खुसट बुढ़िया की पोती बहू माला दौड़ी चली आ रही थी। ये तीनों हमारी तरफ बढ़ रहे थे। यकीनन कोई खास बात थी। हम ठिठक कर रुक गए। या अल्लाह खैर, इमरान ने कहा, क्या अभी कुछ होना बाकी है? दोनों घुड़सवार और माला हमारे करीब आकर रुक गए। इतने में पांडे का मातहत अमरनाथ भी भागा हुआ आया और हमारे पास आकर रुक गया। माला ने हाँफती आवाज में मुझे मुखातिब किया और बोली, आपका क्या ख्याल है जी? दादी कहाँ होगी? मैंने कहा, मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता। आज सुबह कुछ लोग कह रहे थे कि जिंदा नहीं बची। ये गलत है, माला ने कहा। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि वो जिंदा है। उसका सबूत हमें अभी अभी अस्पताल से मिला है। कैसा सबूत? इमरान ने पूछा। पता चला है कि रात को कुछ लोग अस्पताल में आए थे। इन्हें जानकारी मिली थी कि अस्पताल में कोई ऐसी नारी मौजूद है जो विधवा है और उसकी उम्र 30-35 वर्ष के लगभग है। इन लोगों को अस्पताल में तो ऐसी औरत ना ही मिली, मगर फिर पता चला कि अस्पताल के सहन में छोटा सा मंदिर है, वहीं एक ऐसी विधवा औरत सेवा का काम कर रहे थे। ये लोगन इस औरत के पास पहुंचे और उसे एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। देखने वाले ने बताया कि घोड़ा गाड़ी में एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। देखने वाले का विचार है कि वो काले कपड़ों वाली औरत माता जी थी। तुम अपनी सारी बात से क्या साबित करना चाहती हो माला? इमरान ने नर्म लहजे में पूछा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि माता जी न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अपनी आदत के मुताबिक को खतरनाक शोचा छोड़ने वाली हैं। वो अस्पताल के अंदर से एक 30 वर्ष की बेवा औरत को ढूंढ कर ले गई हैं। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने 30 वर्ष की बेवा का जिक्र माता जी की जुबानी किसी पुरानी रस्म के सिलसिले में सुना था। कोई ऐसी रस्म जो बहुत बुरी थी। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। माता जी का कट्टरपन और उनका मैं ना मानू वाला रवैया कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। अमरनाथ ने इजाजत से कहा, मैं इस काबिल तो ना ही हूँ जी, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो एक मशवरा देता हूँ। हमको इस बारे में पंडित जी महाराज से पूछना चाहिए। इनको बहुत सी पोथियां और शास्त्र मुंह जुबानी याद है। पंडित महाराज हमें फौरन बता सकते थे कि अगर भगवान न करे माता जी कोई बुरी रस्म अदा करने वाली हैं तो वो क्या होगी। माला ने फौरन तायद की। मेरा भी यही ख्याल है कि हमें फौरन माता जी के इरादे के बारे में जानना चाहिए। ये बात तो तय है कि कुछ लोगन अस्पताल से 30 वर्ष की विधवा नारी को अपने साथ ले गए हैं और अगर इसे ले जाने वालों में माता जी भी हैं तो फिर हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रही हैं। थोड़ी सा मजीद मशवरे के बाद हम सीधे राजभवन में पंडित महाराज के पास पहुंचे। पंडित महाराज को आर्जी तौर पर राजभवन के एक रहायशी पोर्शन में नजरबंद किया गया था। पंडित महाराज अपने लंबे बालों और अपने गले में झूलने वाली दर्जनों बालाओं के साथ लकड़ी की चौकी पर सर झुकाए खामोश बैठा था। जॉर्ज गोरा के साथ मेरे सांबर मुकाबले से पहले और मुकाबले के बाद भी पंडित महाराज ने कुछ अच्छे फैसले दिए थे और हमारे दिल में जगह बनाई थी, लेकिन आखिर में वो भी मौका परस्ती और मसलहतों का शिकार हुआ था। धर्म का मुंह बंद करने के लिए पहले मुझे, इमरान और हमीदा को आजाद किया गया था और जब हमें एक खास हद से आगे निकलने का मौका मिला तो हमें फिर से पकड़ने के लिए घोड़े दौड़ा दिए गए। आज अगर पंडित महाराज शर्मसार और सर निगू नजर आ रहा था तो उसकी वजह वही वाकयात थे। बहरहाल इस मौका पर हमने पंडित महाराज को मजीद शर्मसार करने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैंने उसे तसल्ली दी और उसे बावर करवाया कि दीगर धर्मी लोगों और पंडितों पुजारियों की तरह इससे भी कोई ज्यादती नहीं होगी। माला ने पंडित महाराज से वो सवाल पूछे जो बड़ी शिद्दत से उसके जहन में उठ रहे थे। उसने 30 साल बेवा का जिक्र किया और इस खूनी रस्म का जिक्र किया जिसके बारे में उसने कोई अधूरी सी बात कहीं सुनी थी। पंडित महाराज के चेहरे से जाहिर हुआ कि वो इस हवाले से कुछ न कुछ जानता है। उसने अपनी किताबों में से एक मोटी तगड़ी कदीम शास्त्र खोली और उसके वर्क खदानी करने लगा। फिर उसने एक तहरीर की निशानदेही की। यह संस्कृत में था। माला की दरख्वास्त पर पंडित महाराज ने तहरीर का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। वो कुछ इस तरह था। बांडियल की तारीख गवाह है कि यहाँ जब भी भगवान के सैनिकों को जंग में नाकामी का सामना करना पड़ा, इन्होंने होरा की रस्म का सहारा लिया। होरा की रस्म बलिदान की वो रस्म है जिसे हमेशा हारी हुई जंग जीती गई है। यह बलिदान ईश्वर को इतना पसंद आता है कि वो काया पलट देता है, अनहोनी होनी हो जाती है। इतिहास में इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। नीचे कुछ मिसालें लिखी हुई थी। आखिर में दर्ज था, होरा की रस्म के मुताबिक काले रंग की 33 बकरियों को जंगी मैदान में त्रिशूल से मारा जाता है और इनके मुर्दा जिस्म मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। बिल्कुल स्याह रंग की 33 बकरियां मुयस्सर ना आ सकें तो इनके बदले 2 स्याह हथनियों का बलिदान दिया जा सकता है। अगर ऐसा करने के बावजूद भी विरोधियों की शिकस्त और अपनी फतेह
के हालात पैदा ना हो तो फिर इससे बड़ा बलिदान दिया जाता है। होरा की इस दूसरी रस्म में नारियों का बलिदान होता है। इन 3 नारियों को विधवा होना चाहिए और इनकी उम्रें 30 से कम न हो। ये नारियां धर्म के पालन के लिए अपनी खुशी और इच्छा से अपना जीवन दान करें तो ये कभी हो ना ही सकत कि हारी हुई जंग जीती हुई जंग में ना बदल जाए। इसके अलावा भी इस रस्म के हवाले से 2-4 शराइत लिखी हुई थी। माला की आंखें चमक उठी। वो पूरे यकीन से बोली, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। बेशक यही बातें थी जो मैंने अपने घर में अपनी दादी सास से सुनी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी कुछ इसी तरह का काम होने जा रहा है। लेकिन आप तो एक औरत की बात कर रही हैं, यहाँ 3 औरतों का जिक्र है। मैंने माला से कहा। वो बोली, ये हो सकता है कि मेरी दादी सास ने 2 औरतों का इंतजाम पहले से कर रखा हो। वो जो काम करने की ठान लेवत हैं फिर वो कर गुजरती हैं। अब सोचने की बात है कि ये काम कब और कहाँ होगा। इमरान ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी हजूम वाली जगह पर होगा जहाँ बहुत सारे लोग इसको देख सकें और इनके अंदर जोश और शक्ति पैदा हो सके। मेरी राय तो यह है कि शहर के ज्यादा हिंदू आबादी वाले इलाके में माता जी को तलाश करवाया जाए। बहुत से बंदों को फौरी तौर पर इस काम पर लगा दिया जावे। ये भी हो सकता है कि माता जी और इनके करीबी साथियों ने किसी मंदिर या धर्मशाला में पनाह ले रखी हो। माला की राय में वजन था। हमने वहीं खड़े खड़े मशवरा किया। फौरी तौर पर मुबारक अली को बुलाया गया और उसे सारी सूरत हाल बताकर तलाश की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हम दोबारा राजभवन के दरबार में पहुंचे तो वहां फतेह का जश्न जारी था। यहाँ हमारी मुलाकात अपने एक पुराने साथी अजय से भी हुई। अजय नल पानी की फौज में कप्तान था। वो अनवर खान के साथ ही यहाँ जरगाह में पहुंचा था। अब यह बात हर खास आम को मालूम हो चुकी थी कि जरगाह के हुक्मरान विश्वनाथ है उर्फ हुक्म जी ने जान बचाने के लिए एक कोहड़ ज़दा भंगी के घर में पना ली थी और उसे वहीं से पकड़ा गया है। रत्ना देवी की इत्तेफाकिया मौत की खबर भी हर जगह फैल चुकी थी। अंग्रेज कमांडर एंडरसन की लाश राजभवन में लाई जा चुकी थी। इसकी लाश को कड़ी हिफाजत में रखा गया था, वरना मैनयार्ड और पांडे की लाश की तरह वो भी लोगों के गैज़ो गज़ब का निशाना बनती। छोटे सरकार ने अपने बड़े भाई हुक्म जी के लिए फिलहाल नजरबंदी के अहकामात जारी किए थे। इससे जरूरी कागजात पर दस्तखत वगैरह करवाने के बाद उसे अपने अहले खाना की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत दी गई थी। इसके बाद इसका ठिकाना राजभवन का कैद खाना था। कुछ देर बाद हसनात अहमद भी दरबार में पहुंच गया। वह अस्पताल में अनवर खान के गद्दार साथी अब्दुल रहीम से तफ्तीश करके यहाँ पहुंचा था। दर्द का इंजेक्शन जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर करता था, अब्दुल रहीम की जुबान खुलवाने में भी कामयाब रहा था। हसनात अहमद ने बताया कि अब्दुल रहीम ने अंग्रेज अफसर मैनयार्ड के साथ मामला तय किया था। राजभवन की एक परी अब्दुल रहीम के पीछे लगाई गई। उसने एक ही रात में न सिर्फ अब्दुल रहीम को शीशे में उतार लिया बल्कि अब्दुल रहीम के जरिए अनवर खान के 2-3 और साथियों को भी अपने साथ मिला लिया। मैनयार्ड की तरफ से इन अफराद को फी कस 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया। 1-1 लाख रुपया नकद फराम किया गया था। अब्दुल रहीम को खसूसी रिश्वत के तौर पर जरगाह की 1 एकड़ जमीन देने का वचन भी दिया गया। बाकी लोग कौन हैं? मैंने पूछा। वो अनवर खान के साथियों में से हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और शहर के नाकों पर इनके लिए खास हदायतें जारी कर दी गई हैं। अभी ये बातें हुई रही थी कि एक पैगाम रसा बड़ी तेजी से वहां पहुंचा। उसने हसनात को अपने पास बुलाया और उससे कुछ गुफ्तगू की। हसनात ने मुझे और इमरान को भी बुला लिया था। क्या बात है? मैंने मध्यम आवाज में पूछा। बुढ़िया की कारसानी सामने आ गई है जी, हसनात ने जज्बाती लहजे में कहा। कासमिया के करीब धर्मशाला में मौजूद है वो, वही धर्मशाला जिसके मीनार पर चढ़कर उसने 3 दिन पहले पूजा पाठ की थी। क्या किसी ने उसे देखा है वहां? कप्तान अजय ने पूछा। अभी देखा तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि वो खाना खराब भी वहीं पर मिलेगी। जिस औरत को अस्पताल के मंदिर से अपने साथ ले गई थी वो धर्मशाला के मीनार पर मौजूद है। उसके साथ एक और औरत भी है। दोनों औरतें आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। वहां बहुत से हिंदू जमा हो गए और नारे वगैरह लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में तीसरी औरत भी मीनारे पर चढ़ जाएगी और फिर रस्म के मुताबिक ये तीनों विधवाएं आत्महत्या कर लेंगी। तुम्हारा मतलब है कि होरा की रस्म के मुताबिक हारी और जंग को जीतने के लिए वो अपनी जान देगी? मैंने कहा। हसनात ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। लगत तो यही है कि वो सब लोगन के सामने मीनारे से छलांग लगा देगी और शहर में एक नए युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। नहीं, अब कोई फसाद नहीं होगा, इमरान ने यकीन से कहा। फसाद करने वालों की कमर टूट चुकी है। फिर भी हमें इस मामले को पूरी संजीदगी से लेना चाहिए और फौरी सद्देबाब करना चाहिए। हसनात ने कहा, मुझे यकीन है जी कि फसाद की असल जड़ बुढ़िया भी धर्मशाला के अंदर ही है। वही इन 3 औरतों को इस खूनी खेल के लिए तैयार कर रही है।